So today I will start my third lecture from the chapter Dissolution of Partnership Form, and in this lecture I will explain some accounting treatment on dissolution of a firm. I hope सभी ने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से देख लिया होगा, समझ लिया होगा, और जिसने नहीं देखा है वो जाके पहले उस लेक्चर को देखें. देन आफ्टर दैट यू हैव टू सी दिस थर्ड लेक्चर. ओके, नाउ आई स्टार्टिंग माई लेक्चर. सो जब भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का होता है तो कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ता है डिसोल्यूशन की कंडीशन में. डिसोल्यूशन मीन्स हम जब भी किसी फॉर्म का एंड करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो उस कंडीशन में कैसे उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर्म में किया जाता है, तो आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो जब भी फॉर्म को डिसॉल्व किया जाता है तो कुछ अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं हम. ठीक है, तो जैसे अभी तक आप लोग एक तरीके से रिकंस्टिट्यूशन की कंडीशन को पढ़ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे रिकंस्टिट्यूशन नहीं हो रहा, हम यहाँ पे डायरेक्ट किसी फॉर्म का एंड कर रहे हैं. ठीक है, तो इस चैप्टर में आप एक अलग अकाउंट यहाँ पे बनाओगे जिसे बोला जाता है रियलाइजेशन अकाउंट. ठीक है, ये आपकी एसेट्स और लाइबिलिटीज को आप कैसे ट्रीट करोगे, किस टाइप से आप उसको यहाँ पे एंटर करोगे, तो इस अकाउंट में वो सारी टर्म्स यहाँ पे हम कौन से अकाउंट में करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में. दूसरा अकाउंट जो प्रिपेयर किया जाता है वो किया जाता है पार्टनर्स का लोन अकाउंट. ठीक है, अगर पार्टनर्स ने लोन दे रखे होते तो उस कंडीशन में हम पार्टनर्स के लोन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. देन थर्ड है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. जैसे आप लोग पहले प्रिपेयर करते थे हर एक चैप्टर में, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है और उसके बाद बनाया जाता है आपका बैंक और कैश अकाउंट. उसके बाद बैंक और कैश अकाउंट बनाए जाते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले रियलाइजेशन, देन पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड लास्ट में क्या बनाते हो आप, बैंक और कैश अकाउंट. ठीक है, तब ये रियलाइजेशन अकाउंट होता क्या है. रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ फॉर्म. जैसे इसके जब भी कोई फॉर्म डिसॉल्व होती है तो हम उसके डिसोल्यूशन के टाइम एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जिसे बोला जाता है रियलाइजेशन अकाउंट. ठीक है, मोटिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है इस अकाउंट को प्रिपेयर करने का, ताकि जितने भी अकाउंट्स हैं उनको क्लोज किया जा सके. ठीक है, और उन सभी अकाउंट्स को क्लोज करने के बाद एक्यूरेट प्रॉफिट, गेन या फिर लॉस जो भी आ रहा है, एसेट्स की पेमेंट के बाद, लाइबिलिटीज़ को पे करने के बाद, एसेट को सेल करने के बाद, लाइबिलिटीज़ को पे करने के बाद, उससे जो भी प्रॉफिट आ रहा है या जो भी गेन आ रहा है उसको असरटेन किया जा सके, उसका पता लगाया जा सके. ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ dissolution of a partnership firm. This account is prepared for close the all account related to the assets and liabilities. ठीक है, assets और liabilities को close करने के लिए, ठीक है, उनको सेल करने के बाद, उनसे जो भी सेल करने के बाद, ये liabilities को पे करने के बाद जो भी फॉर्म को गेन होते हैं या जो भी लॉसेस होते हैं उसको एनालाइज करने के लिए हम कौन से अकाउंट बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट. ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट आप जब भी बनाते हो तो आपको कौन कौन सी कंडीशन या कौन कौन सी टर्म्स को ध्यान में रखना है. अब मैं वहाँ पे आपको वो डिस्कस करने जा रहे हैं, वो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. सो बाय ट्रांसफरिंग ऑल एसेट मीन्स जब भी हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, तो आपको सभी एसेट्स को ट्रांसफ़र करना है रियलाइजेशन अकाउंट में. एक्सेप्ट मीन्स छोड़कर सिर्फ कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट को नहीं लेना है, बाकी सभी टर्म्स को. जैसे नॉर्मली आपको बैलेंस शीट गिवन होती है ना, आपको क्वेश्चन जब भी आएगा तो एक बैलेंस शीट की फॉर्म में आता है, जैसे आप अभी तक करते आ रहे थे सभी रिमेनिंग प्रीवियस चैप्टर्स में. ठीक है, उसी टाइप से आपको क्वेश्चन आएगा. तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो आपको कैसे करना है, बाय ट्रांसफरिंग ऑल एसेट. जितनी भी एसेट्स गिवन है आपको एसेट साइड, वो सभी ट्रांसफ़र करनी है. केवल कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट को नहीं लेना है, बाकी सभी एसेट्स को कहाँ ट्रांसफ़र करना है, ऑन डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट. जितनी भी एसेट्स हैं कैश और बैंक अकाउंट को छोड़ने के बाद वो सभी एसेट कहाँ लिखनी है आपको, विद देयर अमाउंट डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट. ठीक है, उसी तरह ट्रांसफरिंग, जैसे हम यहाँ पे एसेट्स को लेके चल रहे थे, उसके बाद लाइबिलिटीज़, ट्रांसफरिंग ऑल लाइबिलिटीज़ एक्सेप्ट पार्टनर्स लोन. सभी लाइबिलिटीज़ को जो थर्ड पार्टी से रिलेटेड हैं उन सभी लाइबिलिटीज़ को आपको कहाँ ट्रांसफ़र करना है, रियलाइजेशन अकाउंट में. जैसे हम एसेट्स को करते हैं डेबिट साइड, लाइबिलिटीज़ को कौन सी साइड करना है, क्रेडिट साइड पोस्ट करना है. ठीक है, मीन्स आपको कोई यहाँ पे सेल नहीं हो रही है, ना ही कोई हम
कोई लाइबिलिटी पे कर रहे हैं, बस सिर्फ उनको लिख रहे हैं कौन सी साइड। अभी मैं सिर्फ आपको उनके लिखने का तरीका बता रही हूँ कि जो जो एसेट गिवन है कैश और बैंक को छोड़ के वो सभी लिख लेनी है आपको डेबिट साइड, और जो जो लाइबिलिटीज़ हैं पार्टनर्स के लोन अकाउंट को छोड़ के या पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को छोड़ के उनको भी आपको क्रेडिट साइड लिख लेना है। ठीक है, लिख लेना है कि मीन्स ट्रांसफर कर देना है, लिख लेना है। अमाउंट रिलाइज ऑन सेल ऑफ एसेट्स। अब यहाँ पे आप कंडीशन आ रही है कि कई बार आपको क्वेश्चन में गिवन होता है कि ये एसेट आपको सेल करनी है। ठीक है, तो किसी भी एसेट को सेल करने के बाद जो भी अमाउंट मिलेगी या रियलाइज होगी, प्राप्त होगी, उसे आपको कहाँ लेके जाना है। हम यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट की बात कर रहे हैं, तो कोई भी अगर एसेट सेल की जा रही है, ठीक है, तो सेल करने से जो भी प्रॉफिट होगा उसे कौन सी साइड लेना है, क्रेडिट साइड लेना है रियलाइजेशन अकाउंट में। कौन सी साइड लोगे आप, क्रेडिट साइड, बिकॉज हमें एक प्रॉफिट हो रहा है, दैट्स वाई वी टेक इन क्रेडिट साइड। ठीक है, जैसे आप रीवैल्यूएशन अकाउंट में जितने भी प्रॉफिट्स होते थे क्रेडिट साइड लेते थे ना, उसी तरह अगर हमें किसी एसेट को सेल करने पर कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो उस अमाउंट को कौन सी साइड आपको शो करना है, क्रेडिट साइड इन रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, उसी तरह अगर कोई लाइबिलिटी पे की जा रही है तो लाइबिलिटी पे करने की कंडीशन में ये टर्म आपकी कौन सी साइड आएगी, डेबिट साइड। आप पे कर रहे हो तो आपके पास एक तरीके से एक्सपेंस हो रहा है, खर्चा हो रहा है, इस वजह से आपको लाइबिलिटी पे करने की कंडीशन में आपको गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर कि कौन सी लाइबिलिटी पे की जा रही है। ठीक है, तो जब लाइबिलिटी पे की जाएगी, और कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि अभी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, जस्ट हम सिर्फ बेसिक टर्म्स को पढ़ रहे हैं। जब आप कंप्लीट क्वेश्चन करोगे तो आपके ये सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको ये नहीं लगेगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, सो टेंशन नॉट। लाइबिलिटीज अगर जैसे हम सेल पे क्रेडिट साइड लिख रहे हैं, लाइबिलिटी पे की जा रही, पर्टिकुलर लाइबिलिटी लिखी हुई है कि ये पे की जाएगी, तो आपको कौन सी साइड लेनी है, कौन सी साइड इसको शो करोगे, डेबिट साइड ऑन रियलाइजेशन एक्सपेंस। अब एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। कई बार क्या होते हैं, फर्म को डिसॉल्व करते टाइम कुछ खर्चे भी हो जाते हैं, तो उन खर्चों को आपको कहाँ दिखाना है, एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म डेबिटेड टू द रियलाइजेशन अकाउंट। जितने भी खर्चे होते हैं डिसोल्यूशन से रिलेटेड या फर्म को डिसॉल्व करते टाइम जो भी खर्चे किए जाते हैं उन खर्चों को, क्योंकि एक तरीके का खर्चा एक्सपेंस है, तो इसको भी आपको क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। ठीक है, इन सभी खर्चों को डेबिट करने के बाद जो भी बैलेंस आएगा, जैसे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल करते थे, फिर बैलेंस क्रिएट करते थे, बैलेंस निकालते थे, उसी तरह इन सभी टर्म्स को लिखने के बाद आपको क्या करना है, बैलेंस निकालना है रियलाइजेशन अकाउंट का। वो कुछ भी हो सकता है, तो गेन होगा, आइदर गेन और लॉस। ठीक है, जो भी आएगा आपको कहाँ ट्रांसफर करना है। जैसे गेन होता था तो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते थे, जैसे अभी तक करते आ रहे थे, लेकिन अगर लॉस होता था तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करते थे, तो उसी टाइप से आपको इसके लॉस या गेन को ट्रांसफर करना है। ठीक है, अब चलते हैं कुछ, अभी तो मैंने सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट की टर्म्स को बताया है कि आपको क्या क्या करना होता है, लेकिन एंट्रीज कई बार क्वेश्चन में आपको गिवन हो जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट नहीं बनाना है, आपको डायरेक्ट एंट्रीज करनी है। तो एंट्रीज करनी भी सभी बच्चों को आनी चाहिए। तो आपको एंट्रीज कैसे करनी है, फॉर क्लोजिंग ऑफ एसेट्स। जब भी आप एसेट्स को क्लोज करते हो, ठीक है, अब मैंने जैसे पहले बताया था ना, जितनी भी एसेट्स हैं उसको कौन सी साइड लिखना है, डेबिट साइड लिख लेना है। यहाँ पे सेल नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ क्लोज किया जा रहा है, एसेट की पूरी वैल्यू लिखी जा रही है। तो जितनी भी एसेट्स होंगी आपकी बैलेंस शीट में, उन सभी को रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड लिख लेना है। और लिखने के बाद आपको जनरल एंट्री क्या करनी है, रियलाइजेशन अकाउंट जो जो एसेट है आपकी बैलेंस शीट में उसको लिख देना है। लेकिन क्या नहीं लेना है, इस जैसे अभी तक इस वाले रियलाइजेशन की कंडीशन में आपको गुडविल भी इंक्लूड करना है। जैसे गुडविल को हम अभी तक नहीं कर रहे थे जब भी हम लिख रहे थे, लेकिन अब रियलाइजेशन वाले चैप्टर में आपको गुडविल को भी इंक्लूड करना है। लेकिन जितनी भी फिक्टिशियस एसेट होंगे, फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं, उनको एक्सक्लूड करना है, उनको नहीं लेना है। ठीक है, तो जितनी भी एसेट्स होंगी इंक्लूडिंग गुडविल, उन सभी को लिख लेना है आपको डेबिट साइड रियलाइजेशन में, फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़कर। ठीक है, दूसरी टर्म है आपकी इम्पॉर्टेंस पॉइंट्स, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बता रही हूँ, जैसे ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन अगेंस्ट एन एसेट। जैसे अभी तक आप पढ़ते थे, कोई एसेट होती थी और उसी का एक प्रोविज़न आपको क्रेडिट साइड भी दे दिया जाता था। जैसे हम पढ़ते थे
इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने अभी तक जितने भी चैप्टर करे हैं रिकंस्टिट्यूशन वाले, उसमें इन्वेस्टमेंट गिवन होता था एसेट साइड, और लाइबिलिटी साइड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन होता था ना। तो अगर इस टाइप का कोई भी प्रोविजन आ रहा है किसी एसेट्स के अगेंस्ट, तो आपको उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है अपने रियलाइजेशन अकाउंट में, उसको कैसे शो करना है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको एंट्री क्या करनी है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट को करना है क्रेडिट, ठीक है, एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टू एसेट, क्योंकि जो भी आपको जैसे जितनी भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है वो क्रेडिट साइड शो होता है, ठीक है, सभी को पता है। जिनको नहीं पता उनको बता देते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कौन सी साइड शो होता है, क्रेडिट साइड। और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टू एसेट, और जो इन्वेस्टमेंट होता है वो एसेट ही एक तरीके से माना जाता है, तो कौन सी साइड होता है, वो एसेट साइड होता है, ठीक है। तब अब इसकी एंट्री आपको कैसे करनी है, तो जनरल एंट्री क्या करनी है, आपको एंट्री करनी है रियलाइजेशन अकाउंट को करना है डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। जो भी इन्वेस्टमेंट होगी उसकी जनरल एंट्री क्या करनी है, क्योंकि एसेट है तो हमें नॉर्मल सी बात है, मैं सभी को बता चुकी हूँ कि आपको जितनी भी एसेट्स हो डेबिट साइड पोस्ट करनी, वही एंट्री है यहाँ पे, लेकिन अलग से करके बता रही हूँ मैं एक बार अगर होगी तो। लेकिन अगर उससे रिलेटेड रिजर्व है तो रिजर्व एक तरीके से लाइबिलिटी साइड गिवन होता तो आपको इसको लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करना है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट को कर देना है डेबिट, और रियलाइजेशन को कर देना है क्रेडिट, जैसे हम किसी लाइबिलिटी को लिखते हैं एज एन लाइबिलिटी। तो इसको कोई अलग से ट्रीटमेंट नहीं करना है, एसेट को एज ए एसेट का काउंट करके रियलाइजेशन में लिख दो, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को एज एन लाइबिलिटी क्रेडिट साइड रियलाइजेशन अकाउंट में पोस्ट कर दो। जैसे कोई डेटर है, उसका कोई प्रोविजन अगर गिवन है तो आपको कैसे करोगे, तो डेटर है तो डेटर एसेट होता है, तो इस वजह से हमने रियलाइजेशन में एसेट की तरह उसको लिख दिया, पोस्ट कर दिया, ठीक है। उसी तरह प्रोविजन फॉर डाउटफुल एज ए लाइबिलिटी होता है, इस वजह से हमने उसको रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख दिया, ठीक है। अब चलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स। ट्रीटमेंट ऑफ फिक्टिशियस एसेट, कोई भी फिक्टिशियस एसेट होगी तो उसको आप कैसे ट्रीटमेंट करोगे रियलाइजेशन अकाउंट में। बैलेंस ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स से, जैसे आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए फिक्टिशियस एसेट्स कौन सी होती हैं, जैसे कोई प्रॉफिट हो गया, एक्यूमुलेटेड लॉस हो गया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस एसेट। तो इनका ट्रीटमेंट आपको कैसे करना है इन कंडीशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। दीज आर नॉट ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। जितनी भी फिक्टिशियस एसेट, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि गुडविल को इंक्लूड करना है, किसी भी फिक्टिशियस एसेट को आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करोगे। इनको कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, जैसे हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, इनके बैलेंस वैसे ही करने हैं। जैसे जनरल एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि एक तरीके से क्या होते हैं, ये सभी लॉसेज होते हैं, इस वजह से हमें इन्हें क्या करना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को करना है डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। क्लियर एवरीवन। नाउ आगे चलते हैं हम फॉर क्लोजिंग दी लाइबिलिटीज अकाउंट। अब यहाँ पर अभी तक हम सिर्फ एसेट की बात कर रहे थे, अब लाइबिलिटीज होंगी तो लाइबिलिटीज को कैसे आप करोगे, कैसे टैकल करोगे इन कंडीशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। तो लाइबिलिटीज जो थर्ड पार्टी से रिलेटेड होती हैं, थर्ड पार्टीज मीन्स ऐसे आउटसाइडर्स जो फर्म से रिलेटेड नहीं है, जैसे सन्ड्री क्रेडिटर हो गया, बिल पेबल हो गया, कोई बैंक लोन हो गया, लोन किसी थर्ड पार्टी से लोन लिया, तो उन सभी को हम थर्ड पार्टी के अंदर या आउटसाइडर्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो उनको कैसे क्लोज करना है, जैसे एसेट को हम डेबिट करते हैं तो लाइबिलिटीज को आपको क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट करना है। लेकिन एंट्री में क्या करोगे आप, रियलाइजेशन को करोगे डेबिट। ये एंट्री का मतलब ये कि सभी रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड पोस्ट हो रही है, तो सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, ये सभी को डेबिट करना है टू रियलाइजेशन अकाउंट। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी कई बार दिया होता है, या फिर लोन फ्रॉम पार्टनर्स स्पोज, बैंक ओवरड्राफ्ट, बीपी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इन सभी को हम लाइबिलिटी मानते हैं एज ए थर्ड पार्टी, ठीक है। उसके बाद है आपका फॉर सेल और रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। फॉर सेल और रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, कई बार क्या होता है, हम किसी भी एसेट को सेल करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट या रिकॉर्डेड एसेट है उसको हम बेच रहे हैं, तो कैश आ रहा है, सिंपल सी बात है, कैश आ रहा है तो उसे कहाँ लिखोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है। कौन से साइड प्रॉफिट है एक तरीके का, तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट कर दो। उसी तरह
अगर उसी किसी एसेट को कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेता है, ले लेता है, तो उस कंडीशन में आपको एंट्री क्या करनी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को करना है डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब यहाँ पे क्योंकि एसेट ले रहा है, कौन ले रहा है, एसेट ले रहा है ना, तो उस कंडीशन में आपको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्या करना है, वैसे हम एसेट को डेबिट साइड लेते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, लेकिन यहाँ पे क्योंकि कौन टेक ओवर कर रहा है, पार्टनर कर रहा है, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट खरीद रहा है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि खरीद रहा है, तो खरीद रहा है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है टू रियलाइजेशन अकाउंट, एक तरीके से प्रॉफिट ही हो रहा है ये भी, ठीक है। उसके बाद है पे ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटीज रिकॉर्डेड, और अगर हम कोई लाइबिलिटी पे कर रहे होते हैं तो एक तरीके से लॉस है, इस वजह से हमें करना है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। उसी तरह अगर कोई लाइबिलिटी टेक ओवर करता है कोई पार्टनर, तो उस कंडीशन में आपको एंट्री क्या करनी है, जैसे हमने यहाँ पे एसेट कर रहा था तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया था, ठीक है। लेकिन अगर कोई लाइबिलिटी लेता है कोई पार्टनर, तो आपको क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट को करना है डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्लियर सभी को? ये मैं आपको जनरल एंट्रीज बता रही हूँ अलग अलग कंडीशन में, जब हम कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे तो सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हेन एन एसेट रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड गिवन टू अ लाइबिलिटी, रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड, अगर कई बार क्या होता है कोई लाइबिलिटी के बदले हम कोई एसेट दे देते हैं, तो उस कंडीशन में आपको नो एंट्री करनी, जैसे कोई लाइबिलिटी पे करनी है, हमने कैश नहीं पे किया, हमने कोई एसेट उठा के दे दी, तो उस कंडीशन में आपको कोई भी जनरल एंट्री अपनी बुक्स में नहीं करनी है, ठीक है। उसी तरह की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, पार्टनर्स के लोन अकाउंट को कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं। उसी तरह वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है, उसको भी कभी भी आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हो, लेकिन कई बार क्या हो जाता है, कुछ कंडीशंस अराइज हो जाती हैं, पार्टनर्स वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को कई बार आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हो कुछ प्रोविजंस की कंडीशन में, जैसे अगर कोई लाइबिलिटी नहीं है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से, तो आप पूरा का पूरा पैसा पार्टनर्स को दे दोगे, जैसे हम पहले करते थे, ठीक है। लेकिन अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी इज लेस देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन, लेकिन अगर लाइबिलिटी की अमाउंट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से कम है तो कुछ पैसा पार्टनर्स को भी जाएगा, बाकी का थोड़ा पैसा हम रियलाइजेशन अकाउंट में एज ए प्रोविजन हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। जैसे लाइबिलिटी है, अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी इज लेस देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से अगर लाइबिलिटी कम है तो पैसा बच जाता है, तो हम पार्टनर्स को भी डिवाइड कर देते हैं और रियलाइजेशन में उस प्रोविजन को ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। उसी तरह अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी अगर इक्वल है तो सिंपल है, पूरा का पूरा पैसा रियलाइजेशन से किया जाएगा राइट ऑफ, ठीक है, या फिर ट्रांसफर कर दोगे आप यहाँ पे, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को तब इस कंडीशन में आपका यहाँ पे आ रहा है रियलाइजेशन अकाउंट में। उसके बाद अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज मोर देन द टॉप वर्कमैन कंपनसेशन, अब वर्कमैन कंपनसेशन से भी ज़्यादा है, उस कंडीशन में आप क्या करोगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को करोगे डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बाकी का पैसा हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से राइट ऑफ करेंगे जो नहीं निकल पा रहा है, क्लियर। तो ये जब हम ये वर्कमैन कंपनसेशन से रिजर्व से रिलेटेड एक डिटेल क्वेश्चन करेंगे जिसमें सभी को क्लियर हो जाएगा कैसे आपको एंट्रीज करनी है और कैसे आपको उसको प्रोविज़न को ट्रांसफ़र करना है रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर आई विल एक्सप्लेन सम न्यूमेरिकल क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टाइप ऑफ एंट्रीज। थैंक यू सो मच।